सोचो आप फाइनल एग्जाम में बैठे हो और जो डिसाइडिंग क्वेश्चन है वो हिंदू सक्सेशन लॉ से आ गया। और इंटरस्टेट सक्सेशन तो एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, राइट? तो चलिए आज इसके सारे क्रिटिकल सेक्शंस और लैंडमार्क जजमेंट्स को एकदम आसान तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आप एग्जाम में हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली दे पाएं। वेलकम एवरीवन। आज हम हिंदू इंटेस्टेट सक्सेशन के टॉपिक में एक डीप डाइव करने वाले हैं। हम इस टॉपिक के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करेंगे, फ्रॉम द बेसिक हायरार्की ऑफ एयर्स ऑल द वे टू द लैंडमार्क केसेस जिन्होंने इस लॉ को शेप किया है। सो लेट्स बिगिन। Okay, so here's our game plan for today. सबसे पहले we'll tackle Hindu male succession, फिर we'll look at female succession, जिसके rules काफी अलग है। उसके बाद we'll cover disqualifications, general rules और end में एक quick revision exam corner के साथ। Ready? Let's go. So first up, let's talk about Hindu male succession. अब ये rules कब अप्लाई होते हैं? Simple. जब एक हिंदू मेल की डेथ हो जाती है intestate, यानी बिना कोई विल या वसीयत तनाए। इन केसेस लाइक दीज द लॉ स्टेप्स इन एंड डिसाइड्स कि प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। इंटेस्टेट सक्सेशन का मतलब ही यही है। व्हेन अ पर्सन डाइज विदाउट अ विल, उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। यू सी, इस एक्ट का मेन पर्पस ही यही था कि जो पुराने स्कैटर्ड लॉज थे उन सब को हटाकर एक क्लियर यूनिफॉर्म कोड लाया जाए। एप सेक्शन 8 एक बहुत ही स्ट्रिक्ट हायरार्की, एकदम क्लियर कट ऑर्डर सेट करता है। सोचो, इट्स लाइक अ वाटरफॉल। सबसे पहले प्रॉपर्टी जाती है क्लास आई एयर्स को। अगर और सिर्फ अगर क्लास आई में कोई भी एयर अवेलेबल नहीं है तभी प्रॉपर्टी क्लास 2 में जाएगी। उसके बाद एग्नेट्स और लास्ट में कॉग्नेट्स। ये सीक्वेंस अनब्रेकेबल है। यू कैनॉट स्किप अ क्लास। तो ये क्लास आई एयर्स है कौन? ये डिसीज्ड के सबसे क्लोज रिलेटिव्स हैं, बेटा, बेटी, उनकी विधवा और उनकी माँ। अगर कोई बेटा या बेटी पहले ही गुजर गए हों तो उनके बच्चे भी इसमें इंक्लूडेड हैं। नाउ हियर्स अ क्रिटिकल पॉइंट गाइज, स्पेशली फॉर योर एग्जाम्स। फादर क्लास आई एयर नहीं है, ही फॉल्स इनटू क्लास 2। इसको हमेशा याद रखना। इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए लेट्स लुक एट अ लैंडमार्क केस, कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस चंद्र सेन। पता है, ये केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देता है। सवाल ये था, अगर एक बेटा अपने फादर से सेक्शन 8 के अंडर प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है तो क्या वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन जाती है? द सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर जवाब दिया, नो, इट विल बी ट्रीटेड एज द सन्स सेपरेट प्रॉपर्टी। अब इसका असर क्या हुआ? बहुत बड़ा। इसका मतलब ये है कि उस बेटे के बच्चों का यानी ग्रैंडचिल्ड्रन का उस प्रॉपर्टी में बाय बर्थ कोई राइट नहीं होगा। इसने एक तरह से ट्रेडिशनल मिताक्षरा लॉ के कॉन्सेप्ट को मॉडर्नाइज कर दिया। चलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस पे आते हैं, गुरुपद वर्सेस हीराबाई। ये केस डील करता है एक विडो के शेयर की कैलकुलेशन से, खासकर जो प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो। सो इस केस में जो सेंट्रल लीगल क्वेश्चन था वो ये था, हाउ डू यू एक्चुअली कैलकुलेट अ विडोज शेयर इन अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी? ये एक बहुत ही कॉमन और कॉम्प्लेक्स इशू है जिसको कोर्ट को सॉल्व करना था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं नोशनल पार्टीशन। कोर्ट ने कहा, बस इमेजिन कीजिए कि हस्बैंड की डेथ से ठीक एक पल पहले एक पार्टीशन हुआ था। अब उस इमेजिनरी पार्टीशन में हस्बैंड को जो हिस्सा मिलता, बस वही हिस्सा अब उसके क्लास 1 एयर्स, जिसमें उसकी विडो भी शामिल है, के बीच में डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जॉइंट फैमिली में हस्बैंड, उसके पिता और उसका भाई थे, तो नोशनल पार्टीशन में हस्बैंड को 1/3 हिस्सा मिलता, राइट? अब ये 1/3 हिस्सा ही उसकी विडो और बच्चों में बराबर बंटेगा। सिंपल। ओके, तो अगर क्लास आई में कोई एयर ना हो तो प्रॉपर्टी जाती है क्लास 2 एयर्स को, और ये 9 एंट्रीज में डिवाइडेड हैं। रूल बहुत सिंपल है, अ हायर एंट्री कंप्लीटली एक्सक्लूड्स ऑल लोअर एंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर जो एंट्री आई में है जिंदा हैं तो प्रॉपर्टी सिर्फ उन्हें मिलेगी, पीरियड। एंट्री 2 के एयर्स जैसे ब्रदर या सिस्टर, उनको कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ, एक ही एंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब में प्रॉपर्टी इक्वली शेयर होती है। Alright, let's switch gears completely and move on to Hindu female succession. It's really important to remember that the rules here are totally different from male succession. ये एक अलग central principle के around घूमते हैं। The biggest, the most fundamental difference is the source of the property. Male succession में source से कोई फर्क नहीं पड़ता, but female succession में source is the most crucial factor. इसके अलावा फीमेल सक्सेशन में फादर क्लास 2 एयर नहीं है
और हाँ, हस्बैंड के heirs भी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं. So you see, it's a whole different ball game. So Section 15(1) lays down the general rule. इसके हिसाब से प्रॉपर्टी सबसे पहले जाती है सन्स, डॉटर्स और हस्बैंड को. अगर इनमें से कोई नहीं है तो प्रॉपर्टी जाएगी हस्बैंड के हेयर्स को. उनके बाद उस महिला के खुद के मदर और फादर का नंबर आता है, फिर उसके फादर के हेयर्स और आखिर में मदर के हेयर्स. लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है. सेक्शन 15(2) एक क्रिटिकल एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस करता है. ये सब सेक्शन इस जनरल रूल को ओवरराइड कर देता है अगर फीमेल की डेथ चाइल्डलेस होती है. ऐसे सिनेरियो में डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है प्रॉपर्टी आई कहाँ से थी, द सोर्स. सो हियर्स हाउ इट वर्क्स. अगर एक चाइल्डलेस फीमेल की डेथ होती है तो जो प्रॉपर्टी उसने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की थी वो वापस उसके फादर के एयर्स को चली जाती है, बाईपासिंग हर हस्बैंड एंड हिज फैमिली. और इसका उल्टा, जो प्रॉपर्टी उसने अपने हस्बैंड या इन लॉज से इनहेरिट की थी वो वापस उसके हस्बैंड के एयर्स को चली जाती है, बाईपासिंग हर ओन पेरेंट्स. और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो जनरल रूल फॉलो करती है और हस्बैंड के एयर्स को जाती है. दिस इज अ गारंटीड एग्जाम क्वेश्चन गाइस. इस रूल का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल रिजल्ट ओम प्रकाश वर्सेस राधाचरण केस में सामने आया. सोचो, इस केस में एक विडो को उसके इन-लॉज ने घर से निकाल दिया था. उसने अपने माँ बाप के पास रहकर पढ़ाई की, जॉब की और प्रॉपर्टी एक्वायर की. जब उसकी डेथ हुई तो कानून के लिटरल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उसकी सारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी उन्हीं इन-लॉज को मिली जिन्होंने उसे निकाल दिया था, ना कि उसकी माँ को जिसने उसे सपोर्ट किया. सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये मॉरली क्वेश्चनेबल लगता है, पर कानून यही है. ओके, अब हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं. ऐसा नहीं है कि हर हेयर को प्रॉपर्टी हमेशा मिलेगी ही. कानून कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर एक हेयर को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने से डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है. डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स बहुत स्पेसिफिक हैं. सेक्शन 25 साफ कहता है कि मर्डरर अपने विक्टिम की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकता. सिंपल. सेक्शन 26 कहता है कि अगर कोई हिंदू कन्वर्ट हो जाता है तो उसके कन्वर्जन के बाद पैदा हुए बच्चे अपने हिंदू रिलेटिव्स से इनहेरिट नहीं कर सकते. और 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स. सेक्शन 28 के तहत अब कोई भी बीमारी या फिजिकल डिफेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं है. और 2005 के अमेंडमेंट के बाद किसी विडो का रीमैरिज भी डिस्क्वालिफिकेशन का रीजन नहीं रहा. चलिए एक प्रैक्टिकल सवाल देखते हैं जो वेलिकनो वी रा सिंगपुरमल केस पर बेस्ड है. एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी. अब सवाल ये है कि क्या उस मर्डरर बेटे की वाइफ और बच्चे यानी डिसीज्ड के ग्रैंडचिल्ड्रन प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं? What do you think? The answer is a clear no. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ किया कि मर्डरर को लीगली नॉन एग्जिस्टेंट या मृत माना जाएगा. इस कॉन्सेप्ट को सिविल डेथ कहते हैं. और क्योंकि वो लीगली नॉन एग्जिस्टेंट है, वो एक कॉन्ड्यूइट की तरह एक्ट नहीं कर सकता. वो कोई भी इनहेरिटेंस राइट्स अपने खुद के हेयर्स को यानी अपनी वाइफ या बच्चों को पास ऑन नहीं कर सकता. ओके, नाउ फॉर द फाइन प्रिंट. ये है कुछ जनरल रूल्स जो टाई ब्रेकर की तरह काम करते हैं और कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं. लेट्स क्विकली गो थ्रू देम. Section 18 full blood को half blood relatives per preference देता है. So full brother is preferred over a half brother. Section 19 कहता है कि heirs per capita inherit करेंगे, यानी equal shares per person. Section 20 womb में मौजूद बच्चे को भी inheritance rights देता है, बस शर्त यह है कि वो जिंदा पैदा हो. Section 21 simultaneous death के केस में presume करता है कि the younger survived the elder. और finally Section 29 अगर कोई भी heir ना हो तो property escheat के doctrine के अंडर government को चली जाती है. ऑलराइट, अब टाइम है फाइनल रिवीजन का. ये सेक्शन खास तौर पर आपकी एग्जाम प्रेपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है. लेट्स रिवाइज एवरीथिंग एट हाई स्पीड टू लॉक इट इन. Okay, 30-second mind map revision. Let's go. Male succession, Section 8. Hierarchy is Class 1, then Class 2. Agnates, cognates. Father is in Class 2. Female succession, Section 15. If childless, source is the absolute key. Property from parents goes to father's heirs, from husband to husband's heirs. Disqualification, Section 25. Murderer is out and so are his heirs. Key cases. Chandra Sen means separate property, Gurupad means notional partition, Om Prakash means a harsh but legal rule, and general rule, full blood always beats half blood. Done. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. एक हिंदू पुरुष की मौत होती है. उसके सर्वाइवर्स में सिर्फ उसके फादर और उसका ब्रदर है. सो हु गेट्स द प्रॉपर्टी? एंड द आंसर इज द फादर. क्यों? क्योंकि क्लास 1 में तो कोई है नहीं, तो हम क्लास 2 में जाएंगे. क्लास 2 की एंट्री आई में फादर आते हैं और एंट्री 2 में ब्रदर. और रूल बिल्कुल साफ है. एंट्री आई एंट्री 2 को पूरी तरह से एक्सक्लूड कर देगी. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, सो लिसन केयरफुली. एक हिंदू फीमेल जिसे प्रॉपर्टी अपनी मदर से मिली थी,
उसकी डेथ चाइल्डलेस हो जाती है। उसके सर्वाइवर्स में उसका हस्बैंड और उसकी अपनी सिस्टर हैं। प्रॉपर्टी किसको जाएगी, द हस्बैंड और द सिस्टर? द करेक्ट आंसर इज हर सिस्टर। क्यों? क्योंकि फीमेल चाइल्डलेस मरी और प्रॉपर्टी उसने अपनी मदर से इनहेरिट की थी। इसीलिए यहाँ सेक्शन 15(2)(a) का एक्सेप्शन लगेगा। ये सेक्शन कहता है कि ऐसी प्रॉपर्टी हेयर्स ऑफ द फादर को जाएगी और सिस्टर फादर की हेयर होती है। दैट्स वाई द प्रॉपर्टी गोज टू द सिस्टर, नॉट द हस्बैंड। अल्टीमेटली द लॉ ऑफ सक्सेशन सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं है, इट्स अ मिरर टू आवर सोसाइटीज वैल्यूज। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, इज द लॉ, स्पेशली इन केसेस लाइक ओम प्रकाश, evolving fast enough to keep up with our modern social realities? It's something to think about, isn't it? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।